चलिए समझिएगा, आप लोग के लिए टॉपिक क्या है? भारत की नदियाँ। ऐसे इसका एक क्लास पहले हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका क्लास नहीं किए थे। उस समय क्लास चलता था जो, तो नया बच्चे अभी क्लास में बहुत ज़्यादा है ना, पुराना बच्चे कुछ हैं बच्चे हुए। तो आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। पहले इसको समझेंगे पूरे अच्छे से, भारत की नदियाँ, उसका टाइप समझेंगे कि कैसी कैसी नदियाँ भारत में हैं, ठीक है। उसके बाद उसका पोजीशन, किस क्षेत्र में बहता है, और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में आपका बनता है, ठीक है ना, उसको एकदम आराम से समझेंगे, इमेज के द्वारा समझेंगे ताकि दिमाग में वो कहानी की तरह सेट हो जाए, ठीक है। तो भारत में आपका दो प्रकार की नदियाँ बहती हैं, दो टाइप देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपका हिमालय नदियाँ और दूसरा मिलेगा आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ का सेंस क्या है कि जो ऐसी नदियाँ जो हिमालय रेंज से निकल रही है ना, तो कहलाएगी कौन सी नदी? हिमालय नदी है। हिमालय नदी खासियत क्या है कि उसमें सालों भर पानी होती है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर है और ग्लेशियर हमेशा पिघल, उससे पानी आते रहता है। तो जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होगी, ठीक है, वो सारी नदियों में क्या होगी? सालों भर पानी होगी। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं गंगा, है ना, तो गंगा नदी में पानी हमेशा रहता है। वो दूसरी बात है कि हाँ, गर्मी के मौसम में थोड़ा कम और बरसात में बहुत ज़्यादा, तो वो मौसम के अनुसार कम बेसी होता है, लेकिन पूरा पूरी सूखता नहीं है। ऐसा ना कि हाँ गंगा नदी पानी सूख गया, जैसे फल्गु में सूख जाता है ना, वैसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिमालय नदी है, अब वो बड़ी नदी, उसमें छोटी छोटी नदियाँ आके उसमें मिलती है ना। और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी में आप उस नदी को पढ़िएगा जो दक्षिण भारत की नदियाँ होगी और जो मध्य भारत की नदियाँ होगी। जैसे आपका कुछ नदी वैसा है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना, जैसे सोन नदी, जिसका नाम लिए अभी। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा वहीं से ना, किससे निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो और प्रायद्वीपीय नदी जैसे कृष्णा, गोदावरी, ये सब कैसी है? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि वैसा भूखंड, है ना, जिसका तीन तरफ क्या हो? पानी हो। जैसे अगर आप भारत का मैप देखिएगा तो भारत के मैप का जो अंतिम निचली सिरा है, इस निचली सिरा में क्या है? दक्षिणी सिरा, इसमें तीन तरफ से क्या है? पानी है। तो इस दक्षिणी भारत को ही क्या बोला गया? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीप और द्वीप दो तरह का बात आता है ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए। तो द्वीप हो गया जिसके चारों साइड पानी हो, जैसे आप लक्षद्वीप का नाम सुने, श्रीलंका भी एक द्वीप ही है, मालदीव का नाम सुने, उसमें क्या है कि उसके चारों साइड से क्या है? पानी है, बीच में स्थलखंड, मतलब जिसको बोलता है टापू। और प्रायद्वीप जिसके तीन साइड से पानी हो, जैसे कि ये दक्षिण भारत ब्लैक किया हुआ है। तो मेनली हम लोग दो तरह की नदियाँ यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन सा? हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदी की खासियत क्या है? उसमें पानी सालों भर, मतलब वर्ष भर उसमें पानी रहेगा, उसमें कमी होगा, वृद्धि होगा, लेकिन सूखेगा वो नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं हिमालय नदी का, तो उसमें वहाँ पर तीन गो प्रमुख नदियाँ देखने को मिलती हैं। सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, जो यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा। सिंधु नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदियाँ और एक गंगा नदी। गंगा नदी का सब ज़्यादा विस्तार भारत में है, इसलिए वो एक अलग से टॉपिक बन के आ जाएगा आपको, गंगा का नदी, है ना। गंगा नदी का एक अलग टॉपिक बन जाएगा। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेनली सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का, क्योंकि इसका कम हिस्सा भारत में है। दोनों बाहर से निकलता है, मतलब चीन के मानसरोवर झील से है दोनों का उद्गम स्थल, ठीक है। और वहाँ से भारत होते हुए एक चला गया पाकिस्तान में और दूसरा चला गया बांग्लादेश में। यही ना सीखेंगे हम लोग। जैसे कि दो, ये जो सिंधु नदी तंत्र की बात किया जाएगा, तो सिंधु नदी तंत्र जो है ना, वो आपका देखिए कि तिब्बत बोलता है, तो तिब्बत पर भी कब्जा किसका है? चीन का। तो बोला जाए कि चीन के मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील अगर दे रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चेमा यंगडुंग, है ना, चेमा यंगडुंग। उस ग्लेशियर के समीप से ये नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी।
वहाँ से निकलती है और भारत से होते हुए वो पहुँच जाती है किधर की ओर, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से क्रॉस करके वो जाती है अरब सागर में, जाके मिल जाती है सिंधु का। अगर बात करें हम ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल का, तो ब्रह्मपुत्र का ही सेम पोजीशन है, तो वो भी चीन के मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन वो आती है भारत से होते हुए और एंट्री मारती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये तो हम शॉर्टकट में उद्गम स्थल सिखा दिए और वो कहाँ से निकला है, कहाँ जाकर मिला है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या सीखना पड़ेगा कि उसमें और कौन कौन सी सहायक नदियाँ भी मिली है ना, जैसे सिंधु का सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी। तो ये सब आज मेन सीखे, क्योंकि सहायक नदी के मुहाना से भी सवाल पूछता है कि जो नदियाँ उस बड़ी नदी में मिलती है वो कहाँ मिलती है, वहाँ पर कौन सा शहर ये स्थित है, या कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्थित है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से एग्जाम में सवाल वही बनता है नॉर्मली। तो बाकी सब लोग जानते हैं कि हाँ सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ हुआ, कहाँ जाता है, लेकिन मेनली पूछा एग्जाम में कहाँ से कि उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, या पूछा कि 4 गो नदी का नाम देगा, बोला कि निम्नलिखित में कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है मेजर में। ठीक है, तो आज उसका पूरा डिटेल समझेंगे। तो आज का कहानी चलेगा सिंधु नदी तंत्र का और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। ठीक है, और अगले 2 क्लास में पढ़ेंगे हम लोग गंगा और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। देखिए, अगर बात किया जाए सिंधु का, तो यहाँ पर लिखा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील। अभी तिब्बत पर किसका कब्जा है, चीन। तो अगर तिब्बत ना देकर चीन देगा तब भी हम लोग चीन को ही मारेंगे, क्योंकि तिब्बत पर पूरा अधिकार किसका हो गया है, चीन का। मानसरोवर झील दे रखा है तब भी ठीक है। अभी हम एक नाम और लिए थे, चेमा यंगडुंग। क्या नाम दिए थे, चेमा यंगडुंग, है ना। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है, जैसे तिब्बती नाम है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत अजीब सा नाम है, चेमा यंगडुंग, है ना। चेमा यंगडुंग क्या है, ग्लेशियर है, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और ये जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से बहती है, जैसे अभी बताएं। पहला हो गया भारत, सॉरी वहाँ चीन से निकला है, ये भारत को क्रॉस करते हुए कहाँ घुस जाता है, पाकिस्तान। तो वही 3 देश हो गया, यहाँ लिखा हुआ है चीन, भारत और पाकिस्तान। वो जो मानसरोवर झील से निकलता है तो सवाल पूछता है कि भारत के किस हिस्से में प्रवेश करती है। जैसे चीन के मानसरोवर झील से देखिए, यहाँ पर अगर मैप पे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ चीन के मानसरोवर झील के पास से निकल रहा है, तो ये भारत में क्रॉस किया, भारत में आया ना, एंट्री किया ये इस पोजीशन पे। तो वहाँ पे कौन सा शहर होगा, सवाल पूछता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। ये कहाँ पर एरिया हो जाएगा, वो लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख में प्रवेश करेगी और लद्दाख से होते हुए चला जाएगा कहाँ पे, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद वो अरब सागर में जाके गिर जाएगी। तो 3 देश हमारा कौन कौन सा, चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन के कहाँ से निकलेगा, मानसरोवर झील बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं वहाँ पर चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। आइए, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से वहाँ से अगर भारत में प्रवेश कर, तो भारत के किस हिस्से में प्रवेश करेगा, लद्दाख में प्रवेश किया। और लद्दाख से होते हुए देखिए निकल गया कहाँ, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अरब सागर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा, तो यहाँ पर 5 नदियों का एक समूह है, जो 5 नदियों आके मिल रही है किसमें, सिंधु नदी में, यही ना है। लेकिन उस 5 नदियों में भी आप अगर गौर कीजिए तो सिर्फ चिनाव जाके मिलता है, अब बाकी नदियाँ जो है चिनाव में आके मिल रही हैं। गौर से देखिएगा मैप पे, तो सिर्फ चिनाव नदी है जो जाके सिंधु नदी में मिलती हैं। अब बाकी और जो 4 नदियां हैं, वो 4 नदियां चिनाव में आके मिलती हैं। उसमें एक ब्यास नदी होगा जो सतलज में आके मिलती है। देखिए सतलज है, यहाँ पर आके ये ब्यास नदी है। ठीक है, तो इन 5 जो नदियां हुआ ये भारत का, इसके अलावा और भी नदी है जो उसके दाएं साइड से आके मिलती है। ठीक है, बाएं साइड से 5 नदियां हैं। इस 5 नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचनद बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पंचनद, जो आपका किस में मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। तो कौन कौन से 5 नदियां हैं, तो आप बोल सकते हैं झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। सीरीज में याद रखिएगा ऊपर से नीचे क्रम में, झेलम, चिनाव,
रावी, ब्यास, सतलज। ऐसे सीरीज में याद करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि बाद में चलकर यहाँ पर बंटवारा होता है पानी का लेकर। ठीक है, जब देश आज़ाद होता है तो 1960 ईस्वी में, आज़ादी के बाद, क्योंकि पहले तो इकट्ठे था, भारतीय था, पाकिस्तान भी तो भारतीय का अंग था ना आज़ादी के पहले। तो जब आज़ाद हुआ तो दो अलग अलग देश बन गया, दोनों में 36 का आंकड़ा। अब ये दोनों देशों में ये 5 नदियाँ जो है जा रही है भारत से होते हुए कहाँ, पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है कि नदी विवाद होना ही था। आखिरकार नदी विवाद हुआ भी, तो इसका समझौता किया गया दोनों देशों के बीच। ये हुआ कब, 1960 में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो उसमें ये ही डिस्कस लिया गया, मतलब डिसीजन लिया गया कि स्टार्टिंग का जो 3 नदी है, कुल मिलाकर अगर सिंधु को मिलाया जाए तो 6 नदी हो जाएगा। सिंधु ले लिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, कुल मिला के 6 नदी हो गया। तो इस 6 नदियों में से ऊपर का 3 नदी अगर लिया जाए, इसमें से सिंधु, झेलम और चिनाब, इस 3 नदियों का 80% पानी जो है वो दिया गया पाकिस्तान को, और 20% पानी आ गया भारत के हिस्से में। बाकी बचा 3 नदियां हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन कौन सा, रावी, ब्यास और सतलज। इसका 80% पानी भारत को मिलेगा और 20% पानी किसको मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा। ये दोनों के बीच में जल समझौता हुआ है ना। इसके बारे में भी चर्चा आगे भी, बस हम समझाने के लिए वहाँ पर उस बात को बता दिए। खैर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील या चेमायांगडोंग ग्लेशियर से है, जो चीन और भारत और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ चला गया, अरब सागर में चला गया। अब यहाँ पर गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र में है जो 2 नदियाँ वैसा है जो तिब्बत से आती है। और देखिएगा आप मैप में, तो एक हो गया आपका सिंधु, दूसरा हो गया आपका सतलज, है ना, मैप दिख रहा होगा, सिंधु और ये हो गया आपका सतलज। दोनों का उद्गम स्थल आपका तिब्बत ही है ना, तिब्बत, सिंधु और सतलज। और सिंधु के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। लेह जो शहर है वो सिंधु नदी के किस साइड में है, दाएं साइड पे है। दाएं साइड होगा, सिंधु इधर की ओर बहते हुए जा रहा है, दाएं इधर होगा, है ना। तो लेह शहर किस हिस्सा में, लद्दाख में, क्योंकि हम बोलते हैं साथ में लेह लद्दाख बोल देते हैं, है ना। लेह जम्मू कश्मीर नहीं ना बोलते हैं, लेह के साथ लद्दाख बोलते हैं, है ना। तो लेह जो शहर हो गया इम्पोर्टेंट, है ना, वो शहर किसके साइड में है, किस नदी के तट पे है, सिंधु। और सवाल पूछेगा कि लेह जो है किस नदी के तट पर है, आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। 2 नदियाँ वैसे 5, कुल मिलाकर 6 नदियों में से 2 नदियाँ वैसी हैं जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तिब्बत से है। एक हो गया सिंधु, दूसरा हो गया सतलज। ठीक है, अब देखिए इसका अगर बात करते हैं मुहाना, मुहाना दिया अरब सागर। मुहाना क्या होता है, तो मुहाना मतलब उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर नदियाँ जाके सागर में मिलती है ना। तो इसका मुहाना कहाँ, अरब सागर, मतलब कहाँ पर जाके मिल रहा है, वो अरब सागर में जाके मिल रहा है, तो वो उसका कहलाएगा मुहाना। वही अगर ब्रह्मपुत्र का बोलेंगे मुहाना तो हो जाएगा आपका क्या, बंगाल की खाड़ी, यही ना बोलेंगे। मुहाना क्या होता है, जहाँ पर छोटी नदियाँ जाए सागर जाके मिल गई, तो मुहाना कहलाएगा। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी, तो सहायक नदी इसमें कितना है, 5 गो है। इस सहायक नदी को ही क्या बोला था, पंचनद कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंचनद। इन सहायक नदियों को ही क्या बोलते हैं, पंचनद। पंचनद देखिए उसमें नंबर छिपा, पंच, पंच बताओ कि 5, तो 5 नदियां जो है सिंधु का सहायक है। 5 नदियों का आप क्रम याद रखिएगा तो आगे चल के इससे समझना आसान हो जाएगा। जैसे आपका सिंधु तो है ही, सबसे ऊपर में सिंधु है, सिंधु के बाद क्या है, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, फिर रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। ये क्रम ऊपर से नीचे आप याद कर लीजिए कम से कम। सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। जिसमें सिंधु और सतलज का उद्गम स्थल कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसमें। देखिए अब यहाँ पर दिया भी है वही जो बात हम समझा रहे थे कि सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ,
जिसका नाम पड़ा सिंधु जल समझौता। क्या है? सिंधु जल समझौता। उसमें निर्णय क्या लिया गया? देखिए, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहर। और वहां के राष्ट्रपति थे अयूब खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। अब ये दोनों के बीच में समझौता क्या हुआ? ये जो 3 नदी है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% पानी जो है वो हमारा भारत के हिस्से में आएगा। ठीक इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% जल जो है भारत के लिए है और 20% जल जो है वो पाकिस्तान के लिए है। अब तभी न हम लोग ऐसे बोलते भी हैं कि अगर पाकिस्तान का हम लोग पानी रोक देंगे तो पाकिस्तान में भूखमरी आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अगर जीवन रेखा देखा जाए सिंधुएं हैं जो भारत से होते हुए जाती हैं। और भी नदियां हैं, जैसे भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? गंगा है ना। उस तरह से पाकिस्तान की अगर जीवन रेखा देखा जाए जिसमें सबसे ज़्यादा जल जाता है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है अपनी सिंचाई के लिए, तो वो एकमात्र नदी है सिंधु, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो पानी रोक देंगे उतना आसान थोड़ी, क्योंकि उसके पीछे दोनों देशों का क्या है? समझौता है। इसके लिए क्या होगा? सरकार को समझौता तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी कि हम पानी रोक लेंगे तो उसको यूज कहाँ करेंगे? पता चले कि पानी रोक दे तो उधर हम लोग का शहरे डूबना शुरू हो गया, है ना। तो बोल देना तो सब क्या आसान होता है, लेकिन उसके अगर पीछे का कहानी तो समझना पड़ेगा ना। हम लोग क्या है उसके बारे में जानते नहीं तो बोल देते हैं कि भाई पाकिस्तान के पानी रोक दो, है ना। फोन लगाओ पर मोदी जी को, मोदी जी थोड़ा पनिया रोक दीजिए तो देखते हैं पाकिस्तान के कितना औकात है। लेकिन उतना आसान है नहीं बोलना, है ना, करना तो आसान है नहीं। यही कहानी है कि ये समझौता कब हुआ था? 1960 में। कभी कभी एग्जाम में सवाल इससे ही बनता है कि कब सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो ईयर हम लोग का 1960। अब सिंधु जल समझौता में कौन सी नदी का पानी जो है पाकिस्तान को गया है? तो अभी हम याद कर रहे थे बार बार बोल बोल के, सिंधु, झेलम, चिनाब, 3 गो नदी हो गया स्टार्टिंग का, सिंधु, झेलम, चिनाब, फिर 3 गो और लास्ट में हो गया, रावी, ब्यास, सतलज। हमारी बातों को अगर सुनिएगा अच्छे से तो क्लासरूम में ही सारा बात याद हो जाएगा। घर में पढ़ने का टेंशन है खत्म, घर में कुछ और काम कीजिए आप लोग। सिंधु, रावी, सॉरी सिंधु, ब्यास, सिंधु, झेलम, चिनाब, है ना। सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदी का पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान, 20% भारत, बाकी बच गया रावी, ब्यास और सतलज। इसका 80% हिस्सा भारत के हिस्से में और 20% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कुछ जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में, क्योंकि सहायक नदी से भी सवाल पूछता है। तो सिंधु नदी का सहायक अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कौन है? चिनाब। क्योंकि बाकी जो नदियां हैं वो चिनाब में मिलती हैं, सिंधु में मिलने वाला एक ही को नदी है, कौन? चिनाब है ना। बाकी जितने भी 4 नदियां हैं, झेलम भी चिनाब में मिल रहा है, रावे भी चिनाब में मिल रहा है, ब्यास सतलज में मिल रहा है और सतलज मिल रहा है आपका चिनाब में ही जाके, दिख रहा है ना यहाँ पे पॉइंट। तो डायरेक्ट सिंधु मिलने वाला कौन सी नदी है? चिनाब है। तो सिंधु की सहायक नदी क्या कौन कहलाएगी? चिनाब कहलाएगी। बाकी नदियां तो चिनाब की सहायक है ना। देखिए अब चिनाब नदी है, उसका अगर देखा जाए उद्गम स्थल तो ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा हम लोग का? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो है बारालाचाल दर्रा है, सवाल ये भी पूछता है कि बारालाचाल दर्रा किस राज्य में है? तो क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश। वहाँ से निकलती है ये। और इसका अगर बात करें मुहाना का, तो मुहाना क्या होता है कि जहाँ किस नदी में या समुद्र में मिल रहा है वो उसका मुहाना हो जाएगा। तो चिनाब का मुहाना कौन? सिंधु नदी, कि वो सिंधु में मिल रही है, तो सिंधु नदी का मुहाना हो गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है चिनाब नदी वो 2 नदियों से मिलकर बनता है, चंद्र और भागा, है ना। एक आता है चंद्र नदी, दूसरा होता है भागा नदी। वो दोनों नदियां आके जब मिलती है तो उसका नाम पड़ता है चंद्रभागा। अब उसी को हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में उसका नाम चंद्रभागा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से आगे जाने के बाद उसका नाम पड़ता है चिनाब। बात समझें? तो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली जो नदी कौन सी है? चिनाब नदी।
चिनाब नदी जो है दो नदियों का मेल है, एक चंद्र का और दूसरा भागा का। हिमाचल प्रदेश में दो नदी थी, चंद्र और भागा, ये दोनों मिलती है, जिसका नाम पड़ता है चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश का क्या नाम है? चंद्रभागा है। हिमाचल प्रदेश से जब आगे निकलेगी तो इसी का नाम रहता है चिनाब नदी। देखिए उस चीज़ को लिखा हुआ होगा, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। और चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर सवाल पूछेगा कि सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी तो कौन? चिनाब नदी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चिनाब के बाद हम लोग देखेंगे जो बाकी चार नदी बच गया, और झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, इनका उद्गम स्थल और इनका मुहाना। ठीक है, और उसके पास साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आते हैं झेलम का। तो झेलम का भी उद्गम स्थल क्या है? तो बैरी नाग झील है ना। नाग नागिन जितने भी झील झाल मिलेंगे वो कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर। और जितने भी ताल मिलेगा वो उत्तराखंड है ना, जैसे नैनीताल, खुरपा ताल है ना, ये सब जो ताल वाला झील है वो मिलता है उत्तराखंड में। और जितने भी नाग नागिन वाला झील मिलेगा, जैसे शेष नाग, बेरी नाग है ना, नागिन, ये सब झील कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर। आप लोग को याद करवाए थे झील वाला में। तो ये आपका झील, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? बैरी नाग झील, जो जम्मू कश्मीर में है। और इसका मुहाना है चिनाब, क्योंकि चिनाब में जाके मिलता है कौन? झेलम। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो श्रीनगर जो शहर है वो किस नदी के तट पे है? झेलम के तट पे है। श्रीनगर जो शहर है, सवाल पूछा है ना, और ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो मिलान करने वाला में पूछेगा, है ना, कि 3 गो इधर देगा शहर के नाम, और 4 गो देगा आपका नदी का नाम, और किस नदी के तट पर ये शहर है। ऐसा नहीं पूछेगा कि बताइए कि श्रीनगर किस नदी तट पर है, ऐसा नहीं। वो 4 गो मिलान करने वाला में देगा ऑप्शन, कॉलम ए कॉलम बी करके। ठीक है, तो उसको समझना पड़ेगा। तो श्रीनगर किस नदी तट पर है? झेलम। और लेह? सिंधु। किस तट पे? सिंधु। आइए यहाँ पे और बात करते हैं रावी। तो रावी का कौन सा? ये है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, और इसका मुहाना भी क्या है? चिनाब। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, और यह कहाँ मिल रहा है? चिनाब में मिल रहा है। और देखिए अगर बात करा जाए पाकिस्तान में, तो लाहौर जो शहर है उसका, है ना, लाहौर, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का जो लाहौर है वो किसके तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला नदी है सतलज। अगर सतलज की बात किया जाए तो सतलज यही ना है भाई, ये सतलज है। और सतलज नदी भी निकलता है कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से। और ये कहाँ मिलता है? चिनाब नदी मिलता है। इसका अगर मुहाना बोलेंगे तो चिनाब, और उद्गम बोलेंगे तो मानसरोवर झील। देखिए यहाँ पे सतलज निकलता है राकस ताल, तो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, इसका मुहाना है चिनाब। अब भाखड़ा नांगल बांध की बात किया जाए, भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ से? ये सतलज नदी पर बना हुआ है। सवाल पूछता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? कौन सी नदी बोलेंगे? सतलज नदी। ठीक है, अच्छा भाखड़ा नांगल जो बांध है किस राज्य में है? पंजाब। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कंफर्म? एकदम पक्का? मन में कोई डाउट है? इधर से देवी लोग कोई? भारत के प्रमुख बांध का टॉपिक तो बताए थे ना आप लोग को। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी का पानी रोककर तो बनाया गया है, लेकिन किस राज्य में है? फोन में से देख के मतलब फोन का इतना खराब इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब वो बोल रही थी पंजाब। पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे?
हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और वहीं पर ये किस नदी के पानी रोका गया है? सतलज नदी पे, ठीक है। अब आते हैं एक लास्ट बच गया, कौन सा? ब्यास। ब्यास ना, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रा। देखिए जितने भी नदियां यहाँ पर निकल रही हैं अधिकतर हिमाचल प्रदेश की है। चिनाव भी वहीं से निकला, रावी भी वहीं से, ब्यास भी वहीं से, ठीक है। तो ब्यास कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। किस कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। और ब्यास नदी का अगर देखा जाए मुहाना तो क्या बोलेंगे? सतलज, क्योंकि ब्यास नदियाँ किस में मिल रही हैं? सतलज में। मैप देखिएगा तो ये सतलज है हम लोग का, और इसी में आके जो है यहाँ पे ब्यास नदी जो है मिल रहा है। ये ब्यास नदी यहाँ से निकला और यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब ये जो ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी का पानी रोककर एक बनाया गया है डैम, ठीक है। हरिके बैराज का नाम सुने होंगे पंजाब में, ठीक है। क्या नाम उसका? हरिके बैराज, है ना। और हरिके ब्यास जो है वो सतलज और ब्यास का जो संगम है, सतलज और ब्यास का जो संगम है जहाँ पर मिलता है वहाँ पर उसका निर्माण किया गया है। और वो भारत की सबसे लंबी नदी नहर, सॉरी, इंदिरा गांधी नहर उसी से निकाला गया है। अब इंदिरा गांधी नहर तो का उद्गम अगर बोला जाए तो पंजाब में है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते कहाँ हैं? तो राजस्थान के उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का काम करता है जिस क्षेत्रों में पानी का अभाव है, ठीक है। राजस्थान के पानी को पूर्ति करने के लिए हरिके बैराज बनाया गया और उसी से निकाला गया कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ पे है? पंजाब में है। बाबू खिड़की दरवाज़ा सटा दीजिए ना, पता नहीं सुबह सुबह क्या तो भून देता है। सटा दीजिए, हाँ। और खिड़की खोल लीजिए, खिड़की आप लोग पैक किए हुए हैं ना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले यहाँ पे कि हरिके बैराज जो है वो कहाँ पे है? तो बोलिएगा कि सर जहाँ पर ब्यास और सतलज नदी का जो संगम है पंजाब के क्षेत्र में, वहाँ पे हरिके बैराज जो है डैम वो बनाया गया है। और उस हरिके बैराज से एक नहर निकला कि इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। वो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। अब उसका किस लिए बनाया गया? वो तो राजस्थान में पानी आपूर्ति, पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो नदी नहर बनाया गया। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो सवाल पूछेगा आपसे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा? बोलिएगा इंदिरा गांधी नहर। किससे निकाला गया है? वो हरिके बैराज से। कहाँ से? पंजाब से। इंदिरा गांधी नहर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे? राजस्थान, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हो कि राजस्थान वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पानी बहुत कम होता है, नदी उदी नहर उहर बहुत कम है ना। तो उसकी पूर्ति को, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ये पूरा पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ से समझा तो दिए हैं, बीच बीच में हम सवाल भी पूछेंगे, इसलिए ध्यान से जो भी मैप है फिगर देख लीजिए। यहाँ पर नदी का मैप, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, कहाँ पे इसका मुहाना है, उसके किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लीजिए, ठीक है। फटाफट देख लीजिए तो झेलम, वेरीनाग, लेह, श्रीनगर झेलम के तट पे है। रावी, रोहतांग दर्रा लाहौर रावी के तट पे है। सतलज इराकस्ताल वो श्रीनगर, यहाँ मानसरोवर, यहाँ पे कौन सा बांध बनाया गया है? सतलज पे भाखड़ा नंगर। रह गया ब्यास, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पंजाब के हरिके बैराज क्षेत्र, और यहाँ से निकाला गया कौन से नहर? इंदिरा गांधी, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का। वो सिंधु का हो गया, अब समझते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी आपका 3 देशों से होकर गुजरती है ना। भारत में तो इसका नाम ही बदल जाता है, ठीक है, और जाता है बांग्लादेश में तब इसका नाम भी बदल जाता है। स्टार्टिंग से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल जो है वही है पंजाब, तिब्बत के मानसरोवर झील। कहाँ पे? तिब्बत के मानसरोवर झील, ठीक है।
यहाँ पर बात करते हैं ग्लेशियर का, तो ग्लेशियर का नाम सेम चेमा यंगडुंग, चेमा यंगडुंग, जहाँ से वो सिंधु का हुआ था उद्गम स्थल, तिब्बत मधी, ब्रह्मपुत्र का भी वहीं से। और यह भी नदी भी 3 देश में, ठीक है, 2 देश उसमें भी कॉमन था, चीन और भारत, लेकिन सिंधु में वो चला गया पाकिस्तान और ये चला गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। इसका अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्र का कुल लंबाई तो 2900 किलोमीटर। और आप यहाँ पर मैप देखिएगा, देखिए ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील, चीन से होते हुए ये घुसता है भारत के हिस्से में, यहाँ पर एंट्री किया भारत में, और भारत से होते हुए कहाँ चला गया, ये बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र है, बाद में कहाँ निकल मिल गया जाके बंगाल की खाड़ी। अगर बोलेंगे हम कि उद्गम स्थल तो पता है आपको, क्या बोलिएगा आप, मानसरोवर झील, लेकिन बात करके मुहाना तो क्या बोलिएगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। और भारत में जो इसकी लंबाई है वो कितना है, 916 किलोमीटर। ऐसे ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर, लेकिन 2900 किलोमीटर भारत में नहीं ना है, वो तो उसका कुछ हिस्सा चीन में है, कुछ हिस्सा आपका बांग्लादेश में है। तो जो भारत में कितना है, तो भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितना है जी, 25 तो याद रखना है, 2525 किलोमीटर, वो सबसे लंबी है। और सबसे चौड़ी कहलाएगा तो ब्रह्मपुत्र। तो देखिए सवाल कैसे कंफ्यूज करते हैं ना, और बोला जाएगा कि ऐसे सबसे चौड़ी टाइप नहीं पूछता एग्जाम में, पूछता कि सबसे चौड़ी जल प्रवाह, ऐसे घुमा देगा सवाल, समझे। आपसे पूछेगा, ऐसे थोड़ी पूछेगा बच्चा कि बताओ बाबू भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ब्रह्मपुत्र होगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर चौड़ी हिसाब से नहीं देगा, वहाँ पर कि भारत की सबसे चौड़ी जल प्रवाह नदी किसका है ना। तो जल प्रवाह मतलब कि सबसे चौड़ा में नदी बह रहा है, तो उसमें भी आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र है, ध्यान देना हम लोग को, है ना। चलिए अब देखिए इसका नाम भी अलग अलग तरह से है, इसका 4 गो नाम सामने देखने को मिलेगा। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो के नाम से, तिब्बत में जो है इसका नाम किसी किसी बुक में आपका सांगपो देता है, लेकिन सांगपो का पूरा नाम क्या है, यारलुंग सांगपो, है ना। तिब्बतियन नेम मिला है यारलुंग सांगपो। इसका नाम कहाँ पे, तिब्बत में, जहाँ से वो निकलती है। लेकिन जब वो भारत में प्रवेश कर, भारत किस हिस्से में, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रहता है दिहांग। कौन सा, दिहांग। असम में जाता है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। अब भारत से बाहर जैसे निकल गया, घुस गया बांग्लादेश में, इसका नाम क्या हो गया, जमुना हो गया, ठीक है। ये चारों नाम आपको ध्यान देना है अच्छे से। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम सांगपो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, जमुना। देखिए एक यमुना नदी हम लोग के देश में भी है, जो आपको देखने को मिला कहाँ, दक्षिण भारत में, है ना, यमुना। ये क्या है, इसका नाम जमुना है। यमुना जमुना में अंतर समझ में आया ना आपको, है ना। जमुना अगर बोला जाएगा तो बोला जाएगा बांग्लादेश में किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। और यमुना तो हम लोग का दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है। हाँ यमुना, अच्छा दक्षिण भारत बोल दिए हैं, यमुना उत्तर प्रदेश से ही बहते हुए निकलती है ना। गलती हो गया, मिस्टेक हो गया हमसे, भारी गलती हो गया ना, कि जमुना को बता दिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत में। खैर देखिए चारों का नाम हो गया, है ना। इसमें और देखिए, देखिए अब ये क्या है कि ब्रह्मपुत्र की अगर बात करते हैं सहायक नदी कि वैसे कौन कौन सी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं, तो इसका दोनों छोर से दिखाई देना है हम लोग को, दाएं बाएं दोनों साइड से, है ना। देखिए अगर देखिएगा यहाँ से तो एक हो गया दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली,
ये हो गया किस ओर से, बाएं छोर से। अगर ब्रह्मपुत्र नदी इधर ही ऐसी ना बह रही है, ऐसे बहते हुए क्रम में आती है और भारत में ऐसे घुसते हुए कहाँ घुस जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये बहने क्रम में अगर ऐसे बहेगा ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये उसका हो गया बाएं तट और ये उसका हो गया दाएं तट, यही ना है। ये इधर से हो जाएगा बाएं और इधर से हो जाएगा तो ये दाएं। तो बाईं ओर से 4 नदियां मिलने वाली है। कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपली। और बाएं से भी आपका 4 नदी है, सुबनसिरी, मानस, संकोश और आपका तीस्ता, है ना। अब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, देखिए तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, चोलामू झील। कौन सा झील है, चोलामू झील। एक पॉइंट आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, है ना, अलग से बना हुआ है जंगल झाड़ जैसा। इसका पॉइंट क्या कि वो डेल्टा है ना, वो क्या है, डेल्टा। तो ये देखिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कहाँ है, असम में। तो ये माजुली नदी द्वीप, ठीक है, जो किस राज्य में है, असम में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है और किस राज्य में है, असम में है। और यहाँ पर तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील, चोलामू झील। अब आगे इसका पार्ट बाय पार्ट कौन कौन सी नदियाँ हैं उसके बारे में डिटेल समझते हैं। बस अभी इस मैप में क्या देखें कि बाएं से मिलने वाली 4 नदी हैं और दाएं से मिलने वाली भी 4 नदी हैं। बाएं से जो नदियां मिले उसका नाम है दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। और जो दाएं से 4 नदियां मिल रही उसका नाम है सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। तीस्ता का उद्गम स्थल चोलामू झील, ठीक है। और असम में एक बहुत बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली, है ना। माजुली है, मंजुली का नहीं है, मंजुली का तो वो है भूत नदी, है ना। तो माजुली नदी द्वीप किस नदी पे है, किस नदी से, ब्रह्मपुत्र। और किस राज्य में, असम राज्य में, ठीक है। तो जो जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा हाईलाइटेड रहना है, क्योंकि सवाल वहीं से बनता है जहाँ से हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है। आए नदी द्वीप जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से एक बना स्थलीय खंड जिसके चारों ओर पानी हुआ, बीच में वो टापू जैसा रहे, उसी को बोला गया नदी द्वीप, है ना। हमेशा जब नदियाँ बहती है तो उस नदियाँ बहने क्रम में अपने साथ मिट्टी, खरपतवार ये सब बहते हुए रहते हैं। देखिए जैसे उसका टर्निंग आता है तो टर्निंग के पास क्या तो वो फैल जाता है ना। अब फैलेगा तो वो निरंतर अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाएगी वो जमा करती जाएगी। जमा करते करते एक समय ऐसा है कि बहुत बड़ा स्थलीय खंड के रूप में देखने को मिलेगा और उसी स्थलीय खंड को ही क्या बोला गया, द्वीप बोला गया, ठीक है। तो वैसा ही बना हुआ है कौन सा, माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी इसलिए ऐड किया गया क्योंकि नदी से बनाया गया, इसलिए नदी द्वीप बोलेंगे। और उसका नदी का नाम कौन सा है, नदी का नाम ब्रह्मपुत्र, द्वीप का नाम माजुली और जगह का नाम, राज्य का नाम असम, ठीक है, जो यहाँ पर मैप में दिख रहा है। यहाँ पर नदी द्वीप है तब ना यहाँ पर जंगल झाड़ जम गया है आराम से, ठीक है। और ये तीस्ता नदी का उद्गम स्थल चोलामू झील है। खूनी लतियार उसका कलर के हिसाब से दिया गया है, खूनी नदी। लोहित नदी का ब्रैकेट में खूनी नदी नाम इसलिए क्योंकि वहाँ का पानी हल्का लाल है ना, तो लाल पानी है तो उसका नाम बोल गया खूनी नदी। अब खूनी ही नहीं कि मर्डरर, उसको समझिए कि पानी जो है ना ओकरा में आदमी जाएगा निहाय तो अब मार देगा, तो हो गया मर्डरर। अब मर्डरर को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, खूनी बोलते हैं। तो नहीं, उसका कलर वह लाल जैसा है इसलिए उसका हो गया खूनी नदी नाम, ठीक है। चलिए आगे देखिए ना। अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, ये तो फिर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से बाएं से 4 नदी कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपली। और दाएं से 4 नदी है सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता, ठीक है।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना बाबू, उसको हम अंडरलाइन करके समझा दिए। बाकी लोहित नदी को खूनी नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका कलर कैसा है, लाल है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया खूनी नदी। ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी से बना है, जो असम में है। इसका का उद्गम स्थल कौन सा है, चोलांग झील। ठीक है। अब इससे कितना सवाल ऑब्जेक्टिव में है उसको भी देख लेते हैं। आइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। ठीक है। अगर मानसरोवर झील ना देता और देता वो चेमायंगडुंग ग्लेशियर, तो उसको भी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है। आइए, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तीनों ना बोलेंगे बाबू, सिंधु भी निकल रहा है, सतलज भी और ब्रह्मपुत्र भी। देखे थे ना मैप में, सिंधु का भी वहीं से, सतलज का भी वहीं से और ब्रह्मपुत्र भी वहीं से, मानसरोवर के। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? रावी, क्योंकि सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान में दे रहा है पानी, रावी वहाँ पर नहीं है। तो देखिए कैसे सवाल घुमा के पूछा है, और ये सवाल पूछा है CHSL 2017 का, है ना। तो ऐसे घुमा घुमा के सवाल भी पूछता है, तो इसीलिए वहाँ पर हम बोले कि आपको उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान से समझ के, कि कौन सा 3 नदी होगा। ये हो जाएगा चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब, है ना। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। आइए, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस देख रहे थे, किसका है? ब्रह्मपुत्र का है। भारत में सांगपो नदी को किस नाम जाना जाता है? सांगपो, ब्रह्मपुत्र को, है ना। उसका भारत में दो नाम था ना, अरुणाचल में उसका नाम क्या था? दिहांग। असम में क्या नाम था उसका? ब्रह्मपुत्र। तो ये 2 नाम समझिएगा। बाकी तो सांगपो उसका नाम तिब्बत में था और जमुना नाम उसका बांग्लादेश में था। ठीक है। चलिए, तो भारत में सांगपो नदी को किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी। आइए, रावी नदी का उद्गम स्थल, रावी का रोहतांग दर्रा, र से रावी, र से रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? HP बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। अभी देखिए, दिहांग नदी। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? चिनाब। तो देखे थे कि चिनाब नदी का ही 2 नदियों से मिला होता है, चंद्र और भागा, और जब दोनों मिलता है तो उसका नाम होता है चंद्रभागा। चंद्रभागा है, बाद में उसका नाम क्या होता है? चिनाब हो जाता है। तो चिनाब बोलिएगा। आइए, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ये डायरेक्ट पूछा है आराम से। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र। और किस राज्य में? असम में बोलेंगे। याद तो किए हैं आप लोग। लाहौर किस नदी तट पर है? लाहौर रावी नदी के तट पर, याद किए थे ना। और झेलम, झेलम चिनाब, झेलम के तट पर कौन सा है शहर? जम्मू कश्मीर था ना, झेलम के तट पर था जम्मू कश्मीर, है ना। और लाहौर कहाँ है? रावी के तट। इसमें और भी सवाल है नहीं। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन किसके बारे में? गंगा, क्योंकि 2 छूट गया ना, एक छूटा है गंगा। और उसके बाद फिर कौन पढ़ेंगे हम लोग? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है।